हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। तो आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, चैप्टर 21 में सबसे पहले हम मुख्य जो चीज़ें हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अहम योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अहम चरण रहे, एक उदारवादी चरण रहा है और एक उग्रवादी चरण रहा है। उग्रवादी मतलब वो उग्रवादी नहीं जो आप समझ रहे हैं, उग्रवादी मतलब उग्र विचारधारा। यहाँ केवल विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक पोलाइट विचारधारा मतलब उदारवादी है, जिसको मतलब प्रार्थना पत्रों के द्वारा, याचिकाओं के द्वारा अपने ब्रिटिश एम्पायर को समझाने का प्रयास करना, और दूसरा उग्रवादी, जिनका ये मानना था कि हम कितना भी याचिकाएं कर ले, ये एक विजयी राष्ट्र है, विजयी साम्राज्य है, जो हमेशा अपनी कॉलोनी को कभी भी कॉलोनी के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो आज हम सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता है, जैसे 1885 में हो गई थी। इसके जो उदारवादी चरण थे, ये थे 1885 से 1905 तक। इसके महत्वपूर्ण नेताओं, उदारवादी चरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। उदारवादी चरण के जो नेता थे, इनकी एक विचारधारा थी। ये ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज्यादा खराब नहीं मानते थे। ये मानते थे कि भारत के आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने का बहुत आवश्यक है। इनका मानना क्या था कि जो ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज हैं, जो ब्रिटेन में लागू है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन वही ब्रिटिश एम्पायर जब भारत में अपनी पॉलिसीज को लागू कर रहा था तो बहुत ही खराब पॉलिसीज लागू कर रहा था। तो जो कॉलोनी में मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जो पॉलिसीज लागू की गई थी, ये उनके अगेंस्ट में थे। ये चाहते थे कि यहाँ भी वही नियम बने, वही विचारधाराएं, वही कानून बनाए जाए जो ब्रिटिश एम्पायर अपने देश में लागू कर रहा था। इसी के लिए इन्होंने प्रयास किए, लंदन में भी प्रयास किए। एक उदारवादी विचारधारा के जो सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं, वो दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। ये तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि इन्होंने ब्रिटिश संसद का भी इलेक्शन पास कर लिया था। उदारवादी विचारधारा के बहुत ही बड़े बड़े लेखक नेता जो थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सभी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सभी को पता ही होगा कि ये ही महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। अब इनका क्या मानना था कि जब भी कोई भी कानून पास किया जाता है, यदि वो कानून राष्ट्रहित मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के हितों की अवहेलना करता है, तो वो उसका विरोध करते थे, चिट्ठियां लिखते थे, पत्र पत्रिका लिखते थे और प्रार्थनाएं करते थे कि कृपया ये कानून वापस लिया जाए। अब देखा जाए तो कोई भी विजयी राष्ट्र किसी पराजित राष्ट्र की प्रार्थनाओं को क्यों मानेगा। इनका बहुत ज्यादा योगदान तो नहीं है, लेकिन एक हर चीज का एक छुपा हुआ पहलू होता है। अब वो क्या पहलू होता है, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि इन उदारवादी नेताओं का कोई भी योगदान नहीं था। इनका जो मुख्य फोकस था, ये मानते थे कि पहले सब किसी भी क्रांति को करने के लिए या समाज में परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता का शिक्षित होना जरूरी है। इन्होंने लेख लेखन किए, पत्र पत्रिकाएं निकाली और अखबारों में लेख लिखे। ब्रिटिश साम्राज्य के जो वास्तविक चरित्र है, उसके बारे में जनता को जागृत किया। आगे जाके जब उग्र विचारधारा वाले नेता आए, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनके लिए इन्होंने जो आंदोलन छेड़े और उन आंदोलनों को जो पब्लिक सपोर्ट मिला, वो पब्लिक को जागृत कैसे किया, उनका पुनर्जागरण कैसे किया, उनको शिक्षित किसने किया? उनको शिक्षित किया है इन्हीं उदारवादी नेताओं ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सरकार में विश्वास रखते थे। क्यों विश्वास रखते थे? क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के चरित्र को समझने में नाकाम रहे। इनका मानना यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में भ्रष्ट है, जबकि अपने देश में बहुत ही अच्छा कानून लागू कर रही थी। ये पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, याचिकाएं लिखते थे। जब भी कोई नियम पास होता था, ये वायसराय के पास जाते थे, उसके चरणों में गिर जाते थे कि प्रभु हमसे ये नहीं होगा। और किसी एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने ये तक भी कहा था
कांग्रेस के अधिवेशन में कि हम कभी भी ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं करेंगे जो भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में हो। और ये भी एक अपने आप में चापलूसी भरा ही वाक्य था प्रेसिडेंट का। धीरे धीरे इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगा जैसे जैसे उग्र विचारधारा वाले नेता सामने आए। इनका महत्व केवल इतना मैं बताना चाहता हूँ, इनका महत्व पब्लिक मतलब जनता, आम जनता, किसानों, मजदूरों को जागृत करना, ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक चरित्र के बारे में जागृत करना, भारत के आर्थिक शोषण के बारे में बताना कि किस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। इनकी कमियां सभी को पता है, आपको, मुझे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इनकी केवल एक ही कमी थी कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक चरित्र को समझने में नाकाम रहे। थैंक यू। अगली क्लास में हम आगे देखेंगे।